नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी में अगला वीडियो देखेंगे जो कि ऊर्जा एवं भारत का लॉ अयस्क से संबंधित होगा। याद रखिएगा, यह छोटा सा ही वीडियो होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है जहाँ इंडियन ज्योग्राफी से जोड़कर स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित रूप से वहाँ 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। साथ ही इससे पहले वाले वीडियो अगर इंडियन ज्योग्राफी का नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जरूर देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से भी देख लीजिएगा। साथ ही अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखते हैं ऊर्जा और भारत का लॉ अयस्क से संबंधित। पहले ऊर्जा को देखेंगे, उसके बाद भारत का लॉ अयस्क देखेंगे लास्ट में। छोटा सा वीडियो होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। देख लेते हैं एनर्जी। याद रखिएगा, भारत में मूलतः एनर्जी को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन ऊर्जा से संबंधित दो भागों में बांटा गया है। एक है अनवीकरणीय ऊर्जा जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और एक है नवीकरणीय ऊर्जा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है जो ऑप्शन में देकर, जो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है और कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में अनवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आज न कल कभी न कभी समाप्त होने की संभावना है। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही नवीकरणीय ऊर्जा वह है जब तक पृथ्वी और सूर्य है अभी वर्तमान में, जब तक रहेगा आगे भी, तब तक यह खत्म नहीं होगा। याद रखिएगा, जो खत्म हो जाएगा आने वाले भविष्य में उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे, और नवीकरणीय ऊर्जा वह है जो कभी खत्म होने की संभावना नहीं है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और इसमें याद रखिएगा, जितना भी पृथ्वी पर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वह सभी प्रदूषणकारी है। याद रखिएगा, जितना भी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वह अप्रदूषणकारी है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे प्रदूषण होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। अब सभी का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए, जैसे पहले अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में देखेंगे क्या सब है। जैसे जीवाश्म ईंधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज न कल आने वाले समय में खत्म होने की संभावना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा और प्रदूषणकारी परमाणु ईंधन और प्रदूषणकारी ऊर्जा, याद रखिएगा, जो प्रदूषण करता है उसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जो प्रदूषण नहीं करता है उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो जितना भी अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण था सभी को देख लिए, इतना अगर याद रखेगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन बन जाएगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल विद्युत, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब तक पृथ्वी पर जल है तब तक जल विद्युत बना रहेगा। उसके बाद सौर ऊर्जा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जितना भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो कभी खत्म होने की संभावना नहीं है और इससे प्रदूषण भी नहीं होती है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं भूतापीय ऊर्जा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद OTEC ऊर्जा, याद रखिएगा, OTEC क्या है, याद रखिएगा, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। याद रखिएगा, सागरीय ऊर्जा जो होती है जैसे कि तरंग ऊर्जा हो गया, ये सागरीय ऊर्जा OTC के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं बायोगैस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोगैस ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोडीजल ऊर्जा, याद रखिएगा, भले डीजल लगा है लेकिन इसके पहले बायो लगा हुआ है। देख लीजिए, जितना भी बायो लगा रहेगा वह सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। बायोगैस इंपॉर्टेंट है, बायोमास इंपॉर्टेंट है और बायोडीजल इंपॉर्टेंट है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा अप्रदूषणकारी ऊर्जा का स्रोत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। तो जितना भी ऊर्जा से संबंधित अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस सभी को एक जगह करके डिस्कशन कर लिए हैं। आगे और देख लेते हैं ऊर्जा का स्रोत, जो एक परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा से क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं, जो कि वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए, एनर्जी के स्रोत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत, याद रखिएगा, जो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत ही परंपरागत ऊर्जा स्रोत आता है, जो कि कभी न कभी आने वाले समय में, याद रखिएगा, कभी न कभी आने वाले समय में इसकी खत्म होने की संभावना प्रबल है। वही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आता है, जो आने वाले समय में कभी खत्म होने की संभावना नहीं है। तो देख लेते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत का स्रोत में क्या समय, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, बड़ी जल विद्युत परियोजना, ये लाइन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी बड़ी जल विद्युत परियोजना है नदी पर जो कि 25 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न करता है, वह सभी
अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आता है। वही अगर 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली अगर रहेगा जल विद्युत परियोजना तो वह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। तो इस दोनों को अच्छा से याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, परमाणु खनिज से प्राप्त ऊर्जा और लघु जल विद्युत परियोजना जो कि 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाली ऊर्जा का स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, पहले बोल दिए थे नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत परंपरागत और अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। याद रखिएगा, दोनों का रिलेशन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ ये लाइन भी याद रखिएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विभाग की स्थापना 1982 में की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं सोलर एनर्जी, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहता है। देश में सौर ऊर्जा के विकास हेतु सबसे आदर्श दशाएं याद रखिएगा राजस्थान में पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सौर ऊर्जा का उपयोग दो रूपों में कर सकते हैं, एक फोटोवोल्टिक के रूप में और सौर तापीय के रूप में, दोनों का याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं फोटोवोल्टिक क्या है और सौर तापीय क्या है। याद रखिएगा, फोटोवोल्टिक वो स्रोत है, याद रखिएगा, जिसके पदार्थ के रूप में सिलिकॉन का छोटा, याद रखिएगा, सौर सेल में सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा लगा रहता है। याद रखिएगा, सौर प्लेट अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें जो काला काला या चौड़ाई टाइप से रहता है उसमें सिलिकॉन मौजूद रहता है, जिसके कारण बिजली उत्पन्न किया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन भी याद रखिएगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जो पृथ्वी पर वर्तमान में जितना भी तत्व है या जितना भी पदार्थ है उसमें कौन कौन सी धातु मौजूद है। तो याद रखिएगा, तत्व के रूप में जो ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे अधिक सिलिकॉन का है और एल्युमिनियम का है, उसके बाद आयरन का है। तो चारों को याद रखिएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद आयरन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रह सकता है। तो जितना भी लगभग, उसके आगे कुछ देख लेते हैं हवा ऊर्जा से संबंधित, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। विंड एनर्जी, याद रखिएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक भाग 61% पवन ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा, गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सी है, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले समय में कभी खत्म होने की संभावना नहीं है। वैसे भी प्रेजेंट ऑफ माइंड से लगाइएगा, तो हवा से न तो प्रदूषण फैलता है, याद रखिएगा, और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आता है, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, पवन ऊर्जा के मामले में यूएस, जर्मनी, स्पेन और चीन के बाद भारत का स्थान 5वां है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। वही अगर भारत में अगर पूछा जाएगा तो भारत में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है विंड एनर्जी में। इसी के साथ देख लेते हैं, कन्याकुमारी के मोरप्पन में सर्वाधिक विंड एनर्जी स्थापित किया गया है। याद रखिएगा इस जगह का नाम, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह यहीं पर ही स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसी प्रकार गुजरात के मांडवी में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र है। याद रखिएगा, यह पवन फार्म समूह है जो कि मोरप्पन में स्थित है। वही अगर सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र पूछा जाएगा भारत में तो गुजरात के मांडवी में। तो जितना भी ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी को ओवरऑल डिस्कशन कर दिए हैं। इसके अलावा अब कुछ लॉ अयस्क के बारे में चर्चा कर देते हैं, जो कि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। छोटा सा वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा देखिएगा। तो भारत में लौह अयस्क आयरन ऑर्स के बारे में देख लेते हैं, क्या सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिए। तो इसका ओवरऑल पहले मैप से देखेंगे, जो कौन सा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है। याद रखिए, भारत में मूलतः 4 प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। याद रखिएगा, चारों प्रकार का लौह अयस्क भारत में पाया जाता है। मूलतः याद रखिएगा, मैग्नेटाइट सबसे अच्छा किस्म का लौह अयस्क है, जो कि मूलतः दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। याद रखिए, जितना भी दक्षिण भारत में पहाड़ी इलाका है वहाँ पे मैग्नेटाइट पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ जो छोटा नागपुर का पठार है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार है, जो कि खनिज संसाधन का रूढ़ प्रदेश भी माना जाता है, यहाँ भी खनिज संसाधन अच्छा मात्रा में पाया जाता है। तो देख लीजिए, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत 3 जगह है। याद रखिएगा, एक जगह का नाम है नवाब मंडी, जो कि सिंहभूम जिला झारखंड में स्थित है। दूसरा है बादाम की पहाड़ी, जो कि मयूरभंज जिला झारखंड में ही स्थित है। एक है कोइंजोर जिला में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार में 3 लौह अयस्क क्षेत्र है, तीनों का जगह देख लीजिए, कभी कभी जगह से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा नीचे देख लीजिए आप लोग, साउथ इंडिया से एक है रत्नागिरी जिला, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ की मैग्नेटाइट उत्पादन की जाती है। सुंदरवन पहाड़ी, जो कि बेलारी कर्नाटक में स्थित है। एक गोवा के नाम से भी स्थित है, गोवा में ही।
उसके बाद कुदेरमुख खान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिएगा। कुदेरमुख खान कहाँ स्थित है, ये सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कुदेरमुख खान कहाँ स्थित है, जो कि लो एस के लिए है कर्नाटक में। आगे देख लेते हैं, सलेम तमिलनाडु, कोझिकोड में केरल। तो जितना भी लो एस का खान है ओवरऑल, एक ओवरऑल मैप से देख लिए, जो कि कभी कभी अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग निश्चित रूप से बना लीजिएगा। अब इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको नीचे देख लेते हैं। याद रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट में भारत का लो अयस्क, याद रखिएगा चौथा स्थान है विश्व में। भारत का जो लो अयस्क उत्पादन है वो विश्व में चौथा स्थान है। इससे पहले चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का स्थान है, लेकिन भारत का स्थान चौथा है। विंड एनर्जी में देखे थे भारत का स्थान पांचवा था, लेकिन लो अयस्क के बारे में चौथा है। इसके अलावा देख लेते हैं भारत में मुख्य चार प्रकार का लो अयस्क पाया जाता है। एक है मैग्नेटाइट, याद रखिएगा सबसे पहले तो मैग्नेटाइट का देखेंगे क्या सम क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सब सर्वोत्तम किस्म का लो अयस्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो केवल दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। लगभग 70% कर्नाटक के खानों में पाया जाता है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कुदेरमुख, सलेम और तमिलनाडु, खासकर कुदेरमुख याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहेगा। आगे देख लेते हैं हेमेटाइट से, याद रखिएगा यह दूसरी सर्वोत्तम किस्म का लो अयस्क है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह मुख्यतः पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि छोटा नागपुर के पठार में हेमेटाइट का खनिज लो अयस्क पाया जाता है। आगे देख लेते हैं लिमोनाइट और सीडेराइट, याद रखिएगा दोनों को एक साथ याद रखिएगा, जो कि निम्न कोटि का लो अयस्क है, जो मुख्य रूप से मिडिल भारत में पाया जाता है, जो कि कुछ मात्रा में उत्तर भारत, पूर्वी भारतों में भी और कुछ मात्रा में दक्षिण भारत में भी पाया जाता है, जो कि निम्न कोटि का लो अयस्क है। तो ओवरऑल जितना भी चार प्रकार का लो अयस्क था सभी का देख लिए, और कौन सा लो अयस्क कहाँ पाया जाता है उसको भी देख लिए हैं। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है। स्वार्थिक लो अयस्क भंडार और उत्पादन दोनों का याद रखिए क्रम। सबसे पहले तो भंडार का क्रम देख लीजिए, उसके बाद उत्पादन का क्रम देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ याद रखिएगा। लो अयस्क भंडार में सबसे भंडार कर्नाटक में सबसे अधिक है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में। कर्नाटक में भंडार में देख लिए। अब देख ले तो उत्पादन में, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है लो अयस्क का वह उड़ीसा में की जाती है, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद झारखंड में। आगे देख लेते हैं देश का सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र कौन सा है, बरामदा समूह, जो कि दो राज्यों और झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। झारखंड के सिंहभूम जिला और उड़ीसा का कोयंजूर जिला में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं लो अयस्क का जो भारत में निर्यात की जाती है सबसे अधिक किया जाता है जापान को, उसके बाद चाइना को। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लो अयस्क का भले निर्यात किया जाता है, लेकिन बाहर के देशों से एल्युमिनियम का अपने देश में आयात की जाती है। आगे देख लेते हैं भारत के प्रमुख लो अयस्क, इससे पहले भी देख लिए, यहाँ भी देख लीजिए, जैसे कि उड़ीसा का 3 है, गुरु मसाहानी बरामदा समूह, जो कि मयूरभंज जिला में स्थित है, उसके बाद बरामदा क्षेत्र कोयंजूर जिला में, सुंदरवन जिला। आगे देख लेते हैं झारखंड का, जो कि सिंहभूम जिला स्थित है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का 2 है, दुर्ग और बेलाडीला का खान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कर्नाटक की, याद रखें कर्नाटक से क्वेश्चन आता है, कुदेरमुख खान, जो कि चिकमंगलूर जिला में स्थित है, लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक, सुंदर पहाड़ी बेलाडी जिला कर्नाटक। उसके बाद लास्ट है तमिलनाडु में सलेम और कोझिकोड में केरल। तो लगभग जितना भी लो अयस्क और ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक छोटा सा वीडियो में सभी का डिस्कशन कर दिए हैं। तो बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए आगे लाते रहेंगे। अगर इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखे तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ से आई बटन से देख सकते हैं। आने वाले समय में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से स्टैटिक पार्ट का जो वीडियो डाले हैं वहीं से आएगा, आप लोग का यह देख लीजिएगा निश्चित रूप से। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से या नहीं तो यहाँ आई बटन से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।